वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना स्टार्ट करते हैं 26 जून का द हिंदू स्टार्ट करते हैं। बाकी न्यूज़ देखेंगे। एडिटोरियल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपको एडिटोरियल वाली वीडियो देखनी है उसे 1.25 करके या 1.5 करके जैसे आपको अच्छा लगे आप उसे करके स्पीडली इस वीडियो को देख लेना। उसमें बहुत सारी न्यूज़ है रिलेटेड टू बेसिक्स से रिलेटेड भी और आपका करंट से रिलेटेड, दोनों को लिंक किया है क्या क्या है, तो उसे आप वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू जो बाकी बची हुई न्यूज़ है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें सब ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। उसमें डेली बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस प्री के मेंस के दोनों, और डेली बेसिस पे हिंदू की हाईलाइट जो फॉर्म है ना ये भी वहाँ पे देता हूँ और नोट्स भी वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। और भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी PIB की न्यूज़ आती रहती है वो भी शेयर करता रहता हूँ। जो पहली न्यूज़ आती है CBSE ऑप्शनल एग्ज़ाम इन अगस्त। मतलब क्या है, जिन बच्चों अनहैप्पी हैं, जो असेसमेंट आया ना, असेसमेंट क्या है उसमें, क्या असेसमेंट 30, 40 और 40, 30, 30, 40, 30, 30, 40 यानी 10th क्लास के 13%, 11th क्लास के 13% और 40% आपके लिए जाएंगे 12th क्लास के जो भी आपके असेसमेंट हुए होंगे इंटरनल, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप अनहैप्पी हैं तो मे बी ऑप्शनल में एक ऑप्शन रखा गया है कि आप अगस्त में एग्ज़ाम आके दो, बहुत बढ़िया बात है आना। पाकिस्तान रिमेन इन द FATF ग्रे लिस्ट, यानी कि ग्रे लिस्ट होती है जो आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट होती है। ये पेरिस बेस US वॉचडॉग ग्रुप है जो जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी भी रखा है। क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ जो टेररिज्म जो फंडिंग करता है, जो भी चीज़ें उसकी वजह से। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अपना FATF क्या होता है। तो ये हम जाएंगे अपने बेसिक नोट्स पर, ठीक है, बेसिक नोट्स पर जाएंगे। तो जो नोट्स है FATF क्या होता है, एक फाइनेंस है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि बहुत सारे देश आके मिलके ये बनाया गया समूह था। इसको बनाया गया था 1989 में, ठीक है ना। और G7 की जो कंट्री हैं, G7 में कौन कौन आता है? 2 नॉर्थ अमेरिका की, कनाडा और US, 1 एशिया की, जापान, और 4 आती हैं आपकी यूरोप की। कौन कौन सी? UK, फ्रांस, जर्मनी और फिर आती है इटली। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन जो G7 वाली कंट्री इन्होंने मिलकर बनाया था, इन्होंने इनिशिएट किया था। पॉलिसी जो मेकिंग है इसकी, मतलब बॉडी की, वो जनरेट टुगेदर करती है नेसेसरी, मतलब कि पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग द नेशनल, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव है रेगुलेट फॉर्म लेके आए हैं वो, कि वो कंट्रोल कर पाएँ। किस चीज़ को कंट्रोल करना है इन्हें? जो आपको मनी लॉन्ड्रिंग को या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो होती है उसको कंट्रोल करना है, उस चीज़ को रोकना है। जो FATA का सेक्रेटरीट है ये होस्ट होता है OECD के हेडक्वार्टर में ही बैठता है, पेरिस में ही बैठता है। रोल क्या है इसका? इनिशियली जब ये बना था 1989 में, इसका बस 1989 में जब ये बना था तब इसका रोल क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग, जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है इसको कॉम्बैक्ट करना था, इसको कम करना था। पर 2001 में इसमें क्या ऐड कर दिया गया? इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर दिया गया। जो कंट्री टेररिस्ट को पैसा देती है उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो उसके 2 मकसद है, एक तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इनिशियली किस चीज़ के लिए था, इनिशियली जब बना था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही था ओनली। अब 2 इसके मकसद है। 2012 में इसमें कुछ और एडिट किया गया था, काउंटर किया गया फाइनेंसिंग को, जो आपको प्लोरिफिकेशन करते हैं वेपन को इन मास डिस्ट्रक्शन, मतलब जो वेपन के लिए पैसा देते हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया कि आप पैसा मत दो। अभी जब ये बना था जब तो G7 कंट्री थी, 7 नेशन थे। अब इसमें कितने हैं कंट्री? 37 इसके मेंबर है। इंडिया इसका ऑल्सो मेंबर है, ठीक है ना, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इंडिया भी इसका मेंबर है पर फाउंडिंग मेंबर नहीं है क्योंकि G7 कंट्री में इंडिया नहीं आता है। तो FATA में 2 लिस्ट होती हैं, एक तो होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। आपको कमेंट में बताना है ब्लैक लिस्ट में कितनी कंट्री हैं। इसमें 2 या 3 कंट्री हैं, शायद 2 ही कंट्री हैं, ये कमेंट में बताना है। जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें क्या होता है? कंसिडर एज अ सेफ हेवन फॉर द सपोर्टिंग टेररिज्म फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATA ग्रे लिस्ट। अगर जिस कंट्री में टेररिस्टों को एक सेफ जगह मिलती है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है या कोई फाइनेंसिंग, मतलब कि फाइनेंशियल टेररिज्म करता है, उन्हें फाइनेंस करता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है। अगर बार बार वॉर्न करने के बाद वो काम नहीं करते तो उन्हें ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। अब आप पूछोगे इससे इफेक्ट क्या होता है? डाल दो क्या होगा?
भाई अगर आपका देश को घोषित कर दिया गया FATA के अंदर की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आने स्टार्ट हो गए, तो बहुत जो आपको लोन लेना पड़ता है बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक से, IMF से, वो आपको मिलने में मुश्किल होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जो आपके यहाँ FDI इनफ्लो होता है, जो FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ये सब चीज़ आती हैं, अगर वो हर चीज़ चेक करते हैं। आपकी रेटिंग क्या है, आपका बिजनेस मॉडल रेटिंग क्या है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो कितना आप ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की आपकी रैंकिंग कितनी है, तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं, तब आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों पे आके, ठीक है ना, उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर FATF एक मतलब कि प्लेनरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो एक साल में मतलब पर ईयर में 3 बार बैठती है, बात करती है किस कंट्री को किस में रखना है। तो ब्लैक लिस्ट कंट्री आपको बताना कौन कौन सी है, एक बता रहा हूँ, बस इससे समझ लेना कौन सी होगी, और आपको देखना है कौन कौन सी है। EAG, अब ये क्या है कि बड़ा संगठन है, बहुत पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इसने रीजनल ग्रुप बनाए हुए हैं। रीजनल जैसे एशिया के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, यूरोप के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो इसके रीजनल ग्रुप भी हैं। एक ऐसा ही ग्रुप है EAG, यूरेशिया ग्रुप ऑफ कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म, EAG बोलते हैं। ये रीजनल बॉडी है, ठीक है, जो 7 बैठती है, इसमें 9 कंट्रीज़ में आता है, जैसे इंडिया हो गया, जो हमारे आसपास के हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, बेलारूस हो गया। तो ये कुछ कंट्री है। मैं एक मैपिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन में, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा कि नेशनल पार्क की शॉर्ट ट्रिक क्या है रिमेंबर रखने के लिए, कहानी के मोड से, जो आपके सी हैं उनको कैसे याद रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा। अभी मैंने एक वीडियो डाली है SDG गोल्स की, 17 के 17 आप कैसे याद रख सकते हैं 10 मिनट में। अगर आपने 3 से 4 बार वो वीडियो देख ली ना 10 मिनट की, ज़िंदगी में सब ये गोल नहीं भूलोगे। और एक दिन में ही नहीं देखना, आज देख लो, 3 दिन बाद देख लेना, 10 दिन बाद देख लेना, 15 दिन बाद देख लेना, कभी नहीं भूलोगे आप SDG गोल। तो मैं ऐसी एक मैप सीरीज़ बनाऊंगा, इसे मैप की इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ज़िंदगी में आप कभी मैप नहीं भूलोगे। तो ये है कि ये कंट्री, आपको इसकी लोकेशन चेक करनी है, और प्लीज़ जाके इनकी कैपिटल देखना एक बार, आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट इनकी कैपिटल बेस पे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं। फिर इसके जो एसोसिएट मेंबर है FATF के, वही सारे इसके मेंबर्स, मतलब वही सारी कंट्रीज़ में हैं। तो हम आते हैं अपने हिंदू के न्यूज़पेपर पर। जो नेक्स्ट न्यूज़, फ्रंट पेपर की न्यूज़ खत्म हो गया और कोई न्यूज़ नहीं थी। कोविड-19 वेव्स, जो 3rd वेव आएगी वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, सेकंड की वजह से, वो तो बाद में पता लगेगा। अब आता है ऑनर किलिंग केस। ये तो पता नहीं, हम आगे का नहीं पढ़ेंगे, जो भी हुआ हम पढ़ेंगे ऑनर किलिंग के बारे में, क्योंकि कभी ना कभी मेंस में सीधा क्वेश्चन ऑनर किलिंग से आता है। अब किलिंग का मतलब, ऑनर किलिंग होता क्या है, और एक बार सफाई अभियान चला लें थोड़ा सा, क्योंकि सफाई अभियान चलाते रहना चाहिए। ये आपको हर जगह सफाई, अगर आप अपने दिमाग की भी सफाई रखोगे ना, तो आपको चीज़ें समझने बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। तो सफाई हर जगह करते रहना चाहिए, मोदी सर भी बोलते हैं। तो ऑनर किलिंग है क्या? किलिंग ऑफ द रिलेटिव, किसी रिलेटिव को, जनरली फीमेल को, हु सपोज टू हैव ब्रॉड डिसऑनर, मतलब जिन्हें फैमिली का मान सम्मान गिराया हो, ऑन द फैमिली थ्रू द, किस तरीके से गिरा सकती है, या उसने इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन कोई मैरिज कर ली हो, तो एक तरह से फैमिली का ऑनर डिस्ट्रॉयर होता है। तो ऑनर डिस्ट्रॉयर होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो उसे मार देते हैं, घर वाले ही मार देते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको ऑनर किलिंग नाम दिया गया। 2015 में अलॉन्ग विद 251 ऑनर किलिंग देखी गई थी। 2015 में ही 251 ऑनर किलिंग देखी गई थी, रजिस्टर्ड इंडिया में हुई थी। और जो मेन रीज़न क्या थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऐसा क्यों? आपने खाप का नाम सुना होगा, खाप पंचायत, तो उसमें मोस्टली ऐसे फैसले लिए जाते थे कई बार। इवन आपने साउथ इंडिया में या फिर गुजरात में और महाराष्ट्र में ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हुए। एनालिसिस देखा गया है, जो ऑनर किलिंग आपको वायलेट करती है आपका आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, सेक्स और बर्थ, ठीक है ना। 16 में क्या आएगा, उसमें डिसेंट भी ऐड हो जाता है 16 में, पर 16 तो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, उसे यूज़ नहीं करेंगे। उसके 15(1), 15(3) तीनों। 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 21, राइट टू लाइफ। 39 क्या है, DPSP में जाना आप और सर्च करके बताना 39 क्या है। F, तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन होते हैं, स्पेशली कौन सा एक्ट वायलेशन होता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जो आर्टिकल 21 आपको बोलता है, उस चीज़ को देखना।
अब शोइंग द लैक ऑफ मतलब एटीट्यूड, मतलब एम्पैथी, लव के खिलाफ, कंपैशन के खिलाफ, टॉलरेंस दिखा रहे हो चीज़ों में, मतलब जो खाप पंचायत है तो एक इंट्रीगिटी है, मतलब रोकना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। सेवरल हिंदू ग्रुप खाप पंचायत इशू सो कॉल्ड, मतलब कि फतवास जारी करते हैं, मुसलमानों भी आते हैं, हिंदू भी जो आपकी खाप पंचायत है वो निकालते हैं। दिस टाइप्स ऑफ मोरल जो आपकी पॉलिसिंग है, ये तरह से इट सेल्फ इज चैलेंज है टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करती है। सच बैन आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये एक तरह से बैन है 21 और 19 के अगेंस्ट आती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे क्या बोला हुआ है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला हुआ है, और खाप पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला है, कंगारू पंचायत। क्या बोला है? कंगारू पंचायत, कुछ भी फैसला सुना देती है। कॉज ऑफ ऑनर किलिंग क्या है? वही सारी चीज़ें हैं कि एक तो आपको, आप क्या कर रहे हो, आपको रिजिट कर रहे हो कास्ट सिस्टम को, आपको लिटरेसी को, अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में राइट्स क्या है। खाप पंचायत ऐसे फैसले देती हैं। डेंजर ऑफ लूजिंग ऑफ प्रेस्टीज एंड स्टेटस, कि अगर आपकी लड़की ने कहीं और शादी कर ली तो आपकी प्रेस्टीज, जो आपकी मान सम्मान है वो कम हो जाएगा सोसाइटी में, तो इसे अच्छा इसे मार दो। अब लॉ कमीशन ने कई बार रिकमेंडेड किया है, 2012 में बोला था कि ड्राफ्ट किया था, एक बिल बनाया था प्रोहिबिट करने के लिए कि इसको प्रोहिबिट कर दो। लॉ कमीशन ने ऐसा बोला था क्योंकि ये अनलॉफुल असेंबली है, खाप पंचायत को भी अनलॉफुल असेंबली करके बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। फिर इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए गवर्नमेंट लाती है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर एंड द ट्रेडिशनल बिल 2010 लेके आती है। उसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं ऑनर किलिंग के, कि बिल प्रोटेक्ट करता है द कपल अगेंस्ट द एक्सक्लूजन एंड द सोशल इकोनॉमिक्स, जो उसमें सेंक्शन लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन इन द विलेज पंचायत असेंबली और एनी कम्युनिटी सच जो खाफ है फ्रॉम डिसअप्रूविंग द मैरिज ऑफ द कपल। तो उन सब चीज़ को रोकने के लिए उस पर अगेंस्ट उसके मतलब चीज़ों के लगाया गया था। अब बिल में कुछ और प्रोविज़न भी है, पनिशमेंट्स भी दिए हैं इसके अंदर, कि जो पर्सन इन्वॉल्विंग, और इस टाइम में देखा गया पर्सन जो कपल के साथ हार्म करता है या फर्दर कोई बर्डन चीज़ें हैं तो उसको एक्यूज़ को सज़ा भी हो सकती है। तो ये सारी कुछ खास पंचायत की चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है क्यों किया जाता है, खाप पंचायत क्यों होता है, ये बहुत मेन पार्ट है। ये मेंस में लिखने के लिए इतने आर्टिकल्स हैं ना, ये बहुत है। 14, 15, 19, 21, 39 में तो और भी जोड़ सकता हूँ, इसमें 25 भी जोड़ सकता हूँ, 26 भी जोड़ सकता हूँ, 27। राइट टू प्रोफेशन, मतलब आपको रिलीजन किस धर्म को आपको अपनाना है वो आपका अधिकार है। ठीक है ना, तो वो भी इसमें 25, 26, 27 भी जोड़ सकता हूँ मैं इसमें। तो इसमें ऐसे आप भी जोड़ सकते हैं इसमें एडिटोरियल इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, हम अपने एडिटोरियल से आगे चलते हैं। कोई न्यूज़ हमसे रिलेटेड, कोविन। तो कोविन के बारे में पढ़ेंगे। कोविन क्या है, कोविन क्यों डेवलप किया गया, कोविन से क्या होता है। एक कोविन एक तरह का ऐप है। आप सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हो तो कोविन पोर्टल पे तो आप रजिस्टर्ड करा रहे होगे, तो कोविन पोर्टल पे चले जाओ। अगर लैपी से कर रहे हो गूगल पे डायरेक्ट, वरना कोविन ऐप डाउनलोड कर लो, वरना वो आरोग्य सेतु के साथ भी वर्क कर रहा है वैसे। तो रिसेंटली सॉफ्टवेयर बनाया गया कोविन को, मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखी गई, चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी गई। तो एक तरह से इसको थोड़ा मैनेज भी किया गया। आपको OTP भी मिलता है 4 संख्या का। जब आप वैक्सीन लगवा लो तब आपको OTP वहाँ पे बताना होगा, तो आपको वैक्सीन लगेगी। तो वो क्यों दिया जाता था? अभी उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? अगर OTP नहीं आता था, आपने वैक्सीन लगवाई या ना लगवाई, एक बार आपने रजिस्टर्ड किया कोविन पे तो ये माना जाता था वैक्सीन लग गई। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो कोविन है कि रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप किया गया। इम्प्रूव करना है मॉनिटरिंग को, मैनेजिंग करना है कि आउटगोइंग जो पेंडेमिक चल रहा है, वैक्सीन प्रोग्राम कैसे चल रहा है, किस हॉस्पिटल के पास कितनी वैक्सीन है, किस स्टेट में कितनी वैक्सीन है, किसको कितनी वैक्सीन लग गई है, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। तो सब चीज़ें कवर कर रहा है। एक IT बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, और किस मिनिस्ट्री का है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। ठीक है ना, इस मिनिस्ट्री का ये पहले भी चलाया जा चुका है। जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, एलोकेशन आपको मिल सकता है, सेंटर आपको कहाँ लेना है, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आता है, आपने देखा होगा, तो आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं। फिर गवर्नमेंट और भी चीज़ मॉनिटरिंग करती है, जैसे लाइव मॉनिटरिंग करती है कि जो कोल्ड स्टोरेज है कहाँ पे आपकी वैक्सीन रखी है। कि अर्लियर वॉज द प्लेटफॉर्म यूज टू कंडक्ट द पल्स पोलियो के लिए भी चलाया गया था अर्लियर। तो ऐसा याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म पहले पल्स पोलियो के लिए भी चलाया जा चुका है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर तो चीज़ों को देखेगी ना। अब ये तो IT बेस्ड है, IT बेस्ड है, तो इसको IT तो कोई मिनिस्ट्री की IT चाहिए ना। तो इसके लिए वर्क कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT की नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वो इसे हैंडल कर रहा है। इसका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहा है। फीचर क्या? मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करना, कितने को लग गया, रियल टाइम बेस पे। अगर मैंने रजिस्टर्ड कर लिया, एक वैक्सीन कम हो गई तो रियल टाइम पे होगा, ये नहीं डाटा जाएगा फिर अपलोड होगा। और आधार इनेबल्ड है, आधार नहीं कोई भी चीज़ आप रख सकते हो, जो भी आपके पास कार्ड है, तो इससे पता लग जाएगा इस आदमी को वैक्सीन लग चुकी है। फिर मैं एक चीज़ बताऊँ, प्रोजेक्ट सी बर्ड, एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है सी बर्ड की
लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है फॉर इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ नेवल बेस एट करवास, करवार जगह है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जगह है, वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। $3 बिलियन का ये प्रोग्राम है और ये इफेक्ट डालता है, प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को लार्जेस्ट नेवल बेस बनाने के ऑन द वेस्ट कोस्ट। ऐसा लार्जेस्ट नेवल बेस जो स्विस कैनाल है ना, जो उसकी ईस्ट साइड है, यानी कि जो इंडियन ओशन वाली साइड है, सबसे बड़ा बेस यही माना जाएगा। इवन पूरे एशिया में सबसे बड़ा बेस यही होगा। आपको याद रखना है सी बेस। हम आते हैं अपने हिंदू के ऊपर, ये आपको याद रखना है, कोविन से रिलेटेड ये सारी न्यूज़ है। आगे चलते हैं, और कौन सी न्यूज़ आती है, और कौन सी न्यूज़ आती है। एडिटोरियल हम कवर कर चुके हैं वीडियो में, अब जाके एडिटोरियल की वीडियो देख लेना, ग्रुप में है, उसका लिंक है। नीचे आते हैं, फिर जो मैंने आपको सी वही बताया जो कारवार विजिट किया था। आपके कौन थे ये, आपके राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, और इन्होंने मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप किया। मैंने प्रोजेक्ट आपको बता दिया। ये पैसा जो पास किया और डिफेंस एक्विनाइजेशन काउंसिल है, वो कौन हेड करता है, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं वो हेड करते हैं। तो ये सब आपको पता ही है, मैंने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दिया, उसको इनॉग्रेट किया। अब एक आते हैं यूपी रैंक बेस्ट अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। यूपी की रैंक भैया बेस्ट आ गई है, आप पता नहीं कैसे आ गई है। इसमें यूपी वॉज द फ्राइडे रैंक मतलब निकली है, तो यूपी की रैंक फर्स्ट आई है। इंदौर और सूरत को कंबाइन, इंदौर और सूरत को जॉइंटली बेस्ट सिटी बाय द बेस्ट सिटी बताया गया अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, इंदौर और सूरत एक साथ मिलके, ठीक है ना। तो ये एक तरह से मतलब कि 6th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, इस पे टाइम पे अवार्ड दिए गए हैं, ये इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, ठीक है ना। कौन किस चीज़ की एनिवर्सरी थी, स्मार्ट सिटी मिशन की, अटल मिशन आपका रीजनरेट एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड प्रधानमंत्री आवास योजना की एक एनिवर्सरी बना रहे थे, तो इस टाइम पे बेस्ट अवार्ड दिए गए हैं। यूपी ने सबसे अच्छा किया है, उसके बाद जो आती है रैंक आती है, मध्य प्रदेश ने अच्छा किया है, तमिलनाडु ने अच्छा किया है, और इस सिटी को देखेंगे तो इंदौर और सूरत ने साथ मिलकर किया है। इन अवार्ड को देता कौन है, इन अवार्ड को देता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये आपको याद रखना है चीज़ों के बारे में। आगे चलते हैं, दूसरा आता है पिनाका रॉकेट। ये पिनाका एक रॉकेट है, देखो ये छूट रहा है ऐसे, ये पिनाका रॉकेट है। इसकी रेंज बहुत कम थी, यानी कि आप मान लो 45 के आसपास थी शायद इसकी रेंज, ठीक है ना। उसको और बढ़ाया जाएगा, रेंज को और बढ़ाया जाएगा। ये इंडिजीनियस बेस्ड डेवलप किया गया रॉकेट है एक तरीके का, इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है ना। और ये DRDO ने मतलब कि इसको काम को करेगा, इस वर्जन को बढ़ाएगा, इसकी इंडिजीनियस डेवलप किया गया रॉकेट को। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये मल्टी बैरल है ना इधर, इसमें इसका रॉकेट लॉन्चर है, एक साथ कई सारे निकल जाते हैं, ठीक है ना। बोथ पिनाका और 112 जो रॉकेट है आपका, इसको डेवलप किया है पुणे बेस्ड एक आर्म्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, हाई एनर्जी मटेरियल मतलब रिसर्च लेबोरेटरी है, ठीक है ना। इसने इस चीज़ को पिनाका चीज़ को डेवलप किया है, अभी तो बहुत पुराना था। आगे चलते हैं, 50 न्यू डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलना स्टार्ट हो गया। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिले हैं 20 जगह, और उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी में पता नहीं क्यों नहीं मिलते, हमारा यूपी इतना अच्छा है। फिर दूसरी एक स्टडी कंडक्ट करी है, स्टडी लिंक द एयर पॉल्यूशन कोविड-19 केस एंड डेथ। अब पता नहीं क्यों है केस एंड डेथ से एयर पॉल्यूशन का लिंक इन्होंने किया है। हम ये नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम कोविड की कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। उसमें डेथ ही दिखाई है, डेथ जली है, ये सब हुआ है, वो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। 247 पीपल मतलब कि उड़ीसा में स्टडी की गई है कि फाउंड कोविड-19 की दोनों जैप उन पर लग चुकी थी, फिर भी फाउंड पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 में। भैया पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होगा देश का। फिर यही जो कहानी है मतलब कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, क्योंकि अभी सितंबर 11 को वहाँ से एग्ज़िट करना है। किसको एग्ज़िट करना है? US की फ़ोर्स को। तो वो बिडेन से मिले, वहाँ पे कुछ बात की गई। बिडेन ने बोला कि चलो हम 660 US जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान में ही रहेंगे, जो मतलब कि काबुल एयरपोर्ट की और सब चीज़ों की देखभाल करेंगे। तो इन्होंने ऐसा बोला है, और जो वहाँ के ट्रेन करेंगे वहाँ की मिलिट्री को। अब चाइना क्या करे, तिब्बत में फर्स्ट बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है, जो इंडिया के बॉर्डर और लासा से कनेक्ट की जाएगी। चाइना डेवलप कर रहा है तिब्बत में बुलेट ट्रेन। अब जैसे मी टू कैंपेन इंडिया में चलाता है, ऐसे श्रीलंका में स्टार्ट है। देख लेना किस किस की लीडर की वहाँ की न्यूज़ आएगी। अब गवर्नमेंट कैन कट, ठीक है ना, कट कर सकती है। जो फ्यूल पे सेस लगाती है, जो 4-4.5 रुपये का सेस लगता है, उसको कट कर सकती है। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, सेस, सरचार्ज और नॉर्मल टैक्स में क्या डिफरेंस है, तीनों को एक साथ देखेंगे। हम आते हैं अपने बेसिक पर। हिंदू खत्म हो चुका है पूरा। जो डिफरेंस है, व्हाट इज़ द यूजुअल, मतलब जैसे ड्यूटी है, एक्सरसाइज ऑन द पर्सनल टैक्स पे लगती है। सेस इज इम्पोज एज ए एडिशनल टैक्स, इसे क्या बोला जाता है, टैक्स ऑन टैक्स।
यानी कि एडिशनल टैक्स लगाया जाता है। जैसे पेट्रोल पर आप 100 रुपये का पेट्रोल लगता है, मैंने उस पर 4% सेस लगा दिया तो आपको वो लगेगा 104 रुपये का पड़ेगा। तो इसे क्या बोला था, टैक्स ऑन टैक्स। ऑलरेडी टैक्स है पेट्रोल पे, उसके बाद फिर आपने सेस लगा दिया ऊपर से, तो टैक्स ऑन टैक्स लगाया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस लगता है, लीव ऑन द गवर्नमेंट क्लीननेस एक्टिविटीज़ पे लगाया जाता है, तो ये हो गया। तो यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर, तो यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर टू राइज द रेवेन्यू, तो यूनियन गवर्नमेंट होती है ना कि स्टेट गवर्नमेंट, टू राइज द रेवेन्यू थ्रू द गैमुट ऑफ लीव, मतलब होता है या इंक्लूड द टैक्स बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सरचार्ज, फीस और सेस, कुछ भी लगा सकती है। सेस कैन जनरली पेड बाय एवरीबडी, पब्लिक सब पे करते हैं सेस। सेस सब पे करेंगे, ये है रिक्शा वाला पेट्रोल लेने आएगा वो भी करेगा, मैं जाऊँगा मैं भी करूँगा, ठीक है ना। तो एक तरह से सेस सब पेड करते हैं, पर टैक्स कौन करता है, जिनकी इनकम उस कैटेगरी में बैठती है। टैक्स तो वही पेड करेंगे जब मेरी इनकम 8 लाख से ऊपर होगी। तो ये सारी चीज़ है। आर्टिकल 270 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, अलाउ करता है टैक्स लगाने के लिए, एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द डिवीजन, मतलब कि जो पूल है ऑफ द टैक्स डेट द यूनियन एंड गवर्नमेंट शेयर की, ठीक है ना। तो इसको क्या किया गया है, सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा आएगा। और इसे एक्सक्लूड किया गया किस चीज़ को, डिवीज़न, जैसे डिवाइड करते हैं ना पैसा दोनों स्टेट और सेंट्रल के बीच में, उससे बाहर रखा गया। सेस आप डिवाइड नहीं करोगे स्टेट के साथ, ऐसा है। अब डिवीज़न पूल, मतलब कि डिवीज़न पूल क्या होता है कि पोर्शन ऑफ द, जो आपका पैसा आपने कमाया, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आपने कलेक्ट किया है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। इट कंसिस्ट ऑल टैक्स कर सकते हैं एक्सेप्ट, सारे टैक्स आपको डिवाइड करते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल कमीशन बता दिया है कि इतना टैक्स है 41% दे दो, हॉरिजॉन्टली मतलब सॉरी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आपको कितना कितना देना है वो बताते हैं। एक्सेप्ट सरचार्ज आपको नहीं करना है, सेस आपको नहीं करना है, किसके साथ नहीं करना है, उस स्टेट को नहीं देना है। तो मैंने कुछ अंतर बताए हैं। सेस इम्पोज ऑन द एडिशनल टैक्स, ठीक है ना, जो एग्जिस्टिंग टैक्स चल रहा है उसके ऊपर लगाया जाता है, तो टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है ना। इट इज़ ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू। टैक्स क्या है, तो कंपलसरी आपको स्टेट के साथ डिवाइड करना है। ये इनकम टैक्स भी हो सकता है, बिजनेस प्रॉफिट टैक्स भी हो सकता है, कोई भी टैक्स हो सकता है, सर्विस ट्रांजेक्शन, तो ये तो स्टेट के साथ आपको डिवाइड करना है। वाइल द रेवेन्यू कम फ्रॉम द सेस, जो रेवेन्यू सेस से आता है वो सीधा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। फिर गवर्नमेंट को वहाँ से निकालना होगा तो अप्रोप्रिएट बिल लेके आती है पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट चैप्टर में जाके पढ़ लेना। बिल लेके आती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें निकाल के दो, उसके बाद सेस को निकाला जाता है। तो रिवेन्यू फ्रॉम द टैक्स लाइक द इनकम टैक्स इज कैप ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी वहीं पे रखा जाता है। एंड गवर्नमेंट कैन यूज इट एनी पर्पस इट डिम टू फिट, वो गवर्नमेंट के किसी पर्पस के लिए उसे यूज़ कर सकती है जो उसे अच्छा लगे। द प्रोसीड ऑफ सेक्स मे और मे नॉट बी शेयर्ड विद द स्टेट, मे और मे नॉट भी कर भी सकती है सेंट्रल चाहे तो, और नहीं चाहे तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगी। द प्रोसीड ऑफ सेंट्रल जो टैक्स होगा इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट, ये शेयर किया जाएगा, कंपलसरी है। तो आपने टैक्स देख लिया, सेस देख लिया। एक चीज़ और बताओ, सेस जिस चीज़ के लगाया जाता है, जैसे आपके इन्वायरमेंट सेस लगाया तो इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होगा, आपने स्वच्छ सेस लगाया तो स्वच्छ चीज़ों के लिए यूज़ होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं किसी चीज़ के लिए यूज़ कर लो। और सरचार्ज क्या होता है, इट अप्लाइज ऑन द टैक्स पेयर विद अ हाई इनकम, ऐसा बोला जाता है तुम भैया 20 करोड़ रुपये साल के कमाते हो, ये 20,000 रुपये कमाता है, चलो इससे तो टैक्स ले लेंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे तो टैक्स ले लेंगे, पर आपको टैक्स तो देना ही होगा 10% का, और आपको और उसके साथ सरचार्ज भी देना होगा 5% का, तो आपके ऊपर ज़्यादा पैसे कमाते हो। तो ये किस पे लगता है, जिनकी यूजली जिनके पास हाई इनकम होती है उनसे थोड़ा सा और पैसा लेने के लिए। द अमाउंट रिकवर इन फॉर्म ऑफ सरचार्ज ऑल्सो रीच टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ये भी जाता है CPI में, यानी कि देखा गया तीनों CPI में जाते हैं। इट कैन बी स्पेंड ऑन एनी पर्पस, ये किसी भी पर्पस के लिए स्पेंड किया जा सकता है सरचार्ज, पर सेस जिस पर्पस के लिए लगाया गया, इन्वायरमेंट के लिए लगाया गया, स्वच्छ के लिए लगाया गया, उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक द नॉर्मल टैक्स किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है। ओकेजनली जो सरचार्ज होता है वो लिव लगता है, किसके ऊपर लगाया जाता है, अब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा आप कर रहे हो, महंगी महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, तो कहते हैं सरचार्ज लगा दो इन पे। इट अप्लाई द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आपने इतना खर्चा करा है 50 करोड़ का, तो गवर्नमेंट बोलती है पहले टैक्स दो, उसके बाद सरचार्ज भी दो, ठीक है, इतना पैसा आप कर रहे हो तो हमें भी कुछ फ़ायदा करवाओ। तो ये है कि आपको मैंने तीनों के अंतर बता दिए, क्या क्या अंतर है। मैंने कोविन पढ़ा दिया आपको, ऑनर किलिंग पढ़ा दी, इतने पे हम अपनी
अपनी यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर इसे किया करें, ठीक है। इससे मुझे हौसला मिलता है, मुझे और पढ़ाने में मजबूती मिलती है कि मुझे अच्छा लगता है कि लोग सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो उन्हें और अच्छी क्वालिटी दी जाए। मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा, मैप की सीरीज़ पढ़ाऊँगा, सारी सी जितनी है पूरे वर्ल्ड में, जितने आपके गल्फ़ हैं, जितने आपके मतलब कि बे हैं, जितने आपके हर चीज़ है जो कंट्री के आसपास कौन सी सी है, सबको एक शॉर्ट फॉर्म में याद करा दूंगा, सबकी ट्रिक बना के याद करा दूंगा। कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर डेवलप करेंगे जिससे आपको याद रहे, कहानी ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर बैठ के। नेशनल पार्क हो गए, रामसर साइट्स हो गई, उसके बाद आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, हेरिटेज साइट हो गई, ठीक है ना, सारी चीज़ याद करा दूंगा। माउंटेन्स की पीक्स हो गई, ठीक है ना, धौलाधर जैसे याद करो, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, फिर इधर आ जाओगे आ जाओगे मतलब कि मकालू, मनसालू, और इधर आ जाएंगे आपकी एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में आप आ जाओगे तो वो एबोर मिश्मी, ठीक है, पटकाई, नागा, मणिपुर, बेरेल, मिकीर, गैरो खासी जयंतिया, फिर नीचे आ जाओगे आप विंध्या, ये सब ऐसे याद करा दूंगा। नीचे तक जाओगे नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर नागरा कॉयल, कार्डामोम, सब याद हो जाएंगी। बहुत ट्रिक है इन सब चीज़ की, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब आप करोगे तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक ज़रूर पढ़ाऊँगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर जरूर।